कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की घटना की जांच अभी पूरी तक नहीं हुई थी कि एक और बड़े शिक्षण संस्थान से रेप की घटना सामने आई है। रेप की ये दूसरी घटना आईआईएम कोलकाता से सामने आई है। आईआईएम से, जहां पर काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के लिए एक लड़की के साथ हॉस्टल में ही रेप की वारदात हुई है। हॉस्टल में उसके साथ रेप किया गया और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्टूडेंट बताया जा रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने उसे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा है। लड़की ने कल पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें सेकंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया तो इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। और पीड़िता डरी नहीं, वो पुलिस के पास पहुंची, उसने शिकायत दर्ज करवाई, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश शाह हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजेश, सवालों में है पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर छात्रा के साथ एक के बाद एक गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो भी शिक्षण संस्थानों के भीतर। ये जो आरोपी है, इसके बारे में और क्या क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का एक्शन चल रहा है? जी देखिए, कल शाम पे ये जो पीड़िता है, पीड़िता आके कोलकाता की ठाकुरपुर पुलिस स्टेशन में अपना आरोप दर्ज करने के लिए आई थी, लेकिन जो आईआईएम कलकत्ता वो इस दूसरा कोई पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ता है, इसीलिए ठाकुरपुर पुलिस स्टेशन से कोलकाता पुलिस खुद पीड़िता को लेकर गया था हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में, जहां उन्होंने अपना कंप्लेंट दर्ज करने के बाद एक एफआईआर रजिस्टर किया कोलकाता पुलिस ने, और जिसके हिसाब से रात 12:05 पे आईआईएम कोलकाता के अंदर जाके उनका अपना हॉस्टल से वो जो एक्यूज पर्सन है उनको अरेस्ट की गई। वो इसी कॉलेज में सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट है, एमबीए पढ़ रहा था और कर्नाटक में रहने वाला था। तो इनको अरेस्ट की गई कोलकाता पुलिस की ओर से कल रात 12:05 पे। आज कोर्ट में पेशी की गई थी। कोलकाता पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पीड़िता ने जो आरोप किया है, कल इनको बुलाया गया था काउंसलिंग सेशन के लिए, क्योंकि पीड़िता एक प्रोफेशनल काउंसलर है, साइकोलॉजिकल काउंसलर, उनको बुलाया गया था सोशल मीडिया से मुलाकात और इसके बाद फोन करके उनको बुलाया गया था। जब पीड़िता ने पहुंची आईआईएम कलकत्ता कैंपस के पास, इसके बाद उनको बॉयज हॉस्टल के अंदर लेकर गया था और जाने के दौरान जो रजिस्टर बुक थे सिक्योरिटी गार्ड के पास, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वो रजिस्टर बुक जो था उसमें रजिस्टर नहीं करने के लिए मना किया और एक्यूज ने। और इसके बाद अपने घर में जाके उन्होंने एक पिज्जा और पानी दिया गया था लंच के लिए, उनको रिक्वेस्ट किया था ये लंच करने के लिए। और पिज्जा और ये पानी पीने के बाद, पिज्जा खाने के बाद जो पीड़िता ने कहा कि उन्होंने बेहोश हो गई थी। जब इसके बाद करीबन आधा घंटा बाद जब उन्होंने ये समझ में आई कि उनके साथ रेप की वारदात हो गई है, इसके बाद पुलिस स्टेशन में आके अपना कंप्लेंट दर्ज की है। और ये एक्यूज को कल रात में गिरफ्तार की गई थी। इसका फोन भी सीज की गई है कोलकाता पुलिस की ओर से। और कोलकाता पुलिस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक बार अलग अलग बयान दे रहा है एक्यूज ने, और इसीलिए इनको और भी पूछताछ करना जरूरी है। इसलिए आज कोर्ट में पेशी करने के बाद इनको हिरासत में लिया गया है। और कोर्ट ने राजेश आप बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल से ही टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता रेप कांड को लेकर फिर विवादित टिप्पणी की है। कुणाल घोष का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में सरकार क्या कर सकती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं समस्या नहीं है। छात्र कर्नाटक से आता है, वहीं आईआईएम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसमें राज्य सरकार क्या करे। कुणाल घोष की टिप्पणी। जो लड़का के खिलाफ ये एलिगेशन वो कर्नाटक से है, सुना है अभी तक फेसबुक में वो परिचय हुआ था, तो 3-4 दिन का अंदर ही दोनों लड़का और लड़की मीट किया। कौन क्या किया, वो उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का, तृणमूल का क्या संपर्क है? कुछ संपर्क नहीं है। ये सोसाइटी इतना बड़ा है, हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ये तो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है ना। इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का क्या संपर्क है? क्या हुआ? अभी लड़की का पिताजी बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। टिप्पणी की हम कर ही क्या सकते हैं। अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बिहार में भी सुशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सुशासन पर सवाल क्यों उठे? बिहार के नालंदा में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी।
यह घटना शुक्रवार दोपहर लगभग 11:30 के 11:30 बजे की। सुशीला अपने गांव में बताया जा रहा कि खेत देखने के लिए गए थे और खेत से लौटते समय पहले से घात लगाकर बैठा अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही सुशीला की मौत हो गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह मामला संपत्ति विवाद का प्रतीत हो रहा है। बिहार में चुनाव है, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर नीतीश की सरकार सवालों में है। कारोबारियों का मर्डर किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, पटना जैसा शहर सेफ नहीं लग रहा है और अब पीएमसीएच में काम करने वाले एक नर्स सुशीला की हत्या कर दी गई। पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। 10 बजे के करीब नूरसराय थाना को सूचना मिली कि नूरसराय थाना अंतर्गत ग्राम दोइया में सुशीला देवी उम्र करीब 60 वर्ष पति स्वर्गीय सुनील प्रसाद की गोली मार दी गई है उनको, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर थाना नूरसराय पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। घटनास्थल का पुलिस निरीक्षक नूरसराय अंचल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर वहां से साक्ष्यों का संकलन किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जा रही है और सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतिका के पुत्र के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो प्रारंभिक कारण समझ में आया है घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उन पर गोली चलाई है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके के पूर्वी अशोक चक में एक दुकानदार को अपराधियों ने बीती रात गोली मार दी और वो किराए में मकान पर बताया जा रहा है किराए के मकान पर रहते थे। उसी मकान के नीचे जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे और रात को लगभग 10:30 बजे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। जख्मी हालत में दुकानदार को एनएमसीएच में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक एक बाइक पर 3 अपराधी आए और गोली मारकर फरार हो गए। मृतक दरभंगा के लेहिया सराय के रहने वाला था और हाल के दिनों में पटना में हुई हत्याओं को लेकर पुलिस की सख्ती के बाद एक बार फिर एक दुकानदार की हत्या हुई और सुरक्षा व्यवस्था पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले व्यापारी खेमका और बालू व्यापारी की हत्या को लेकर भी सियासत चल रही थी। बिहार में अपराध पर विपक्ष के अलावा अब सहयोगी दल भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सरकार और पुलिस को घेरा है। वहीं तेजस्वी यादव के हमले लगातार जारी हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। डायरेक्ट वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है। ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आज भी बिहार में बिहारी बेटा जो बिहार के लिए समर्पित है इस माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के लिए संकल्पित है और बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। भाई पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है,
तो हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी होगी। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासी सवालों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटर्स को लुभाने लगे हैं और जल्द बड़ा ऐलान करने वाले। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री बिहार के हर एक परिवार को मुफ्त बिजली का ऐलान करेंगे, उनको ये बड़ी राहत देंगे। इसके तहत हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारियां सरकार की हैं। वित्त विभाग ने इसकी सहमति भी दे दी है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बकायदा इसका प्रस्ताव भी पास हो सकता है। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। आप समझ गए ना 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है माई बहन मान योजना का भी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है, आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। अब बात उस विमान हादसे की जिसने पूरी दुनिया को तिहला दिया था। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में हादसे की क्या वजह बताई गई है, आपको बता दें। आखिर कैसे अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा? आखिर कैसे 270 लोगों की गई जान? प्लेन में थी खामी या फिर किसकी थी गलती? एक हादसा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक हादसा जिसने आसमान पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हादसों की वजह पर जांच जारी है। दुनिया की एजेंसियां इन सवालों की तलाश कर रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही दोनों इंजन बंद। ईंधन का कट ऑफ स्विच अचानक बदला। 1 सेकंड में रन यानी चालू इंजन से बदला। रन से कट ऑफ यानी बंद इंजन में बदला स्विच। विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई रुकी। पायलट ने दोनों इंजन शुरू करने की कोशिश की। इंजन 1 में थोड़ी रिकवरी, दूसरा इंजन रिकवर नहीं हुआ। ईंधन सप्लाई रुकने से क्रैश हुआ विमान। It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया था? दूसरे ने जवाब दिया नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। AIB की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक प्लेन के अंदर जो इंजन के अंदर जो थ्रस्ट शुरू में मिला, उसके बाद लगभग 30 सेकंड का वो मौका जब फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्लेन जो है वो उसे थ्रस्ट नहीं मिला, और जब फ्यूल प्लेन को नहीं मिला उसके बाद ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई। जो वॉइस रिकॉर्डर में आवाज़ सुनी गई उसमें को पायलट को जो
पायलट हैं वो पूछते हुए सुनाई दिए कि क्या तुमने फ्यूल ऑफ किया। जवाब उन्हें मिला कि मैंने नहीं किया, और ये बात के बाद मेडे कॉल दिया गया। मेडे कॉल के बाद ये पूरा जो प्लेन है वो क्रैश हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और GE NX-1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। अब विमान हादसे को लेकर जारी अटकलों से जवाब मिल गए हैं, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? नहीं, टेक ऑफ थ्रस्ट चालू था। क्या पक्षी के टकराने से हादसा हुआ? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हादसे के वक्त मौसम कैसा था? आसमान पूरी तरह साफ था। बहरहाल ये भी शुरुआती जांच है, आगे और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन जरूरत है इन गलतियों से सबक लेने की, हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने की, ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो सके, किसी के लिए हवाई सफर अंतिम ना साबित हो। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड की। राधिका हत्या मामले में आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राधिका को उसके पिता ने ही गोली क्यों मारी। कबूलनामे में जो खुलासा हुआ है उन वजहों में कितना दम है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या एक पिता तानों की वजह से अपनी प्यारी बेटी की जान ले सकता है? आखिर राधिका को उसके पिता ने गोलियों से छलनी क्यों किया? आखिर पिता के कबूलनामों में कितनी सच्चाई है? बाप बेटे की बॉन्डिंग अच्छी थी, पिता ने बेटी को हर वो सहूलियत दी जिसकी वो उम्मीद करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दीपक यादव ने अपनी बेटी को एक के बाद एक 4 गोलियों से छलनी कर दिया? जो लोग राधिका यादव और उनके पिता दीपक यादव को करीब से जानते थे, वो सब एक ही बात दोहरा रहे हैं कि बेटी और उनके पिता के बीच जो बॉन्डिंग थी वो बेहद गजब की थी। पूरा ध्यान रखते थे, जब भी कोई प्रतियोगिता जीतती तो जो ट्रॉफी होती उसको घर में सजाते, ट्रेनिंग पर जाती तो साथ जाते, इंतजार करते, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उसे लेकर के घर आते थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी? जो कुछ भी अब तक दीपक यादव ने पुलिस को बताया है, पुलिस उससे जुड़े सबूत तलाश रही है। अब देखना यह होगा कि जांच में यही एंगल जो अब तक दीपक यादव ने पुलिस को बताया है सच साबित होता है या फिर कुछ और निकलकर सामने आता है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी पिता दीपक ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दीपक का कहना है कि वो 15 दिन से सोया नहीं था, घर में बेचैन होकर घूमता था, घर में किसी से बात नहीं करता था। राधिका अपने पिता की काउंसलिंग भी करती थी। कुछ समय पहले दीपक के दबाव के चलते राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। दीपक बार बार राधिका को एकेडमी बंद करने को बोलता था। लोगों के ताने से परेशान रहता था दीपक। राधिका ने कई बार दीपक को भरोसा रखने के लिए बोला, लेकिन राधिका की हत्या की जो वजह दीपक बता रहा है वो पुलिस को हजम नहीं हो रही, क्योंकि जिस पिता ने बेटी की ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जिस पिता की खुद की कमाई लाखों में थी, उसे भला बेटी की कमाई की उलाहना कौन दे रहा था? जानकारी के मुताबिक राधिका यादव 5 से कई दिनों से वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा रही थी। क्या इसकी वजह घर में ट्रेनिंग सेंटर को लेकर पिता बेटी में तनाव था? मैं अपने भाई की शादी करने चला गया था, फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद कब गए थे आप? मैं गया था 28 तारीख को। अच्छा, इसी 28 को।
28 जून को। हाँ। और कब मतलब वो 27 जून तक आ रही थी? फिर उसके बाद मैंने उनको देखा ही नहीं यहाँ फिर पे। आपने नहीं। राधिका के पूर्व कोच का कहना है कि पिता और बेटी में जबरदस्त बॉन्डिंग थी और राधिका अपने पिता के साथ ही आती थी और दीपक दूर से बेटी को खेलते हुए देखते थे। वो बैठते थे पूरे टाइम? हमेशा बैठते थे, लेके आते थे, लेके जाते थे हमेशा। आप कोच हैं तो आपकी पिता से भी बात होती होगी, बेटी से भी बात होती होगी, दोनों लोगों के बीच बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी सर। मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ जब मैंने पहली बार ये सुना। कभी भी मैंने नोटिस भी नहीं करा कि उसके डैड अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। उनका बिहेवियर कोई ख़राब हो, कभी से होता है कि बच्चा मैच हार जाए तो फिर पेरेंट्स थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हल्का सा ऐसा होता है। बट वो चीज़ कभी नहीं था। मेरे हिसाब से ही यूज्ड टू लव अ लॉट अपनी बेटी को। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो हुआ है, वो इट वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड अनफॉर्चुनेट। अब पुलिस मामले के कुछ और पहलुओं की जांच भी कर रही है, जहां राधिका का एक एल्बम भी आया था। स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव ने कारवा नाम के म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था, जिसमें उनके अपोजिट सिंगर इनामुल हक थे। इनामुल हक का कहना है कि उसके राधिका से प्रोफेशनल रिलेशन थे और वो उनकी मां से भी मिल चुका था। वहीं पिता को भी एल्बम काफी पसंद आया था। राधिका की मदर साथ में आई थी एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज्यादा हो रही है। अब सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इनाम ने अपने अकाउंट से वीडियो डिलीट क्यों किया? राधिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उनके साथ जो शख्स है उसका नाम इनामुल हक है, वही सिंगर है। जब हमने इनाम से बात की तो इनाम ने कहा कि प्रोफेशनल रिलेशन था, लेकिन जब हमने पूछा कि आखिर उन्होंने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया से क्यों हटा दिया, तो उनका ये कहना था कि चूंकि ये वीडियो उनके मन मुताबिक शूट नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर पहलू की, हर एंगल से इस कत्ल की जांच की जा रही है, ताकि जो कुछ भी सच्चाई हो वो सामने आ सके। बहरहाल पुलिस कई पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक। तो परिवार भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि आखिर दीपक ने अपनी ही बेटी को गोली क्यों मार दी। दीपक के भाई से आज तक ने वजहों को समझने की कोशिश की। गुड़गांव से एक बेहद हैरान कर देने वाली शॉकिंग और दुखद घटना सामने आई, जहां पर एक पिता के हाथों उनकी ही बेटी का कत्ल हो गया। इस वक्त बच्ची के ताऊ हमारे साथ है, विजय जी, बात करने के लिए। सर, जब आपको ये बात पता लगी तो कहाँ थे आप? मैं अपने घर में था। जब ये पता लगा कि आपके छोटे भाई दीपक ने भतीजी को गोली मार दी है, तो यकीन हुआ था? बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। मैं तो बाहर भाग के आया हूँ, जब देखा यहाँ लोग बाग खड़े थे, उसकी मम्मी वगैरह, चाची वगैरह सब नीचे ही खड़े थे। जब मेरे को पता चला तो उस वक्त दीपक कहाँ थे? आपकी बात हो पाई दीपक से? बिल्कुल, दीपक से बात हुई, वो ऊपर कमरे में था अपने में। तो क्या बोला उन्होंने? मेरे से तो सीधा यही कहा कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से कन्यावध हो गया। तो बहुत दुखी थे वो? बहुत ज्यादा दुखी है। मेरे को तो उल्टा ये डर था कभी ये थाने में अपने आप को सुसाइड ना कर ले, और आज भी मेरे को उस चीज का दुख है। इस बात का भी अंदेशा है कि मतलब खुद को नुकसान न पहुंचे? खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। मेरे को तो आज भी बकायदा मैं कह के आया हूँ वहाँ पे, मैं कहा जी इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो हो गया डिप्रेशन में और दुखी है, कभी कोई हरकत कर ले। उस वक्त जब बात हुई तो उन्होंने बताया आपको, या आपने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, कौन सी परिस्थिति आ गई? कहने लगा बस मेरे से गलती हो गई भाई, और मेरे से और भी नहीं, कन्यावध हुआ। क्योंकि ये यकीन नहीं हो रहा कि गांव वाले, जैसे सुनने में आ रहा है कि गांव वाले ताना मारते थे इसलिए ऐसा कर दिए। यकीन वो तो वो जाने, हमारे आगे तो किसी के ने कोई ताना नहीं मारा कि तुम्हारी लड़की ऐसे, तुम्हारी लड़की ऐसे या वैसे, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे क्या हैं। और हरियाणा में तो खास तौर से बच्चों के गेम पर बहुत ज्यादा जोर रहता है, पूरा परिवार कुनबा मिलके लगा रहता है। बिल्कुल, सब साथ थे,
सब खुश थे जब स्टार्टिंग में वो अवार्ड जीत के आई, सबने खुशी मनाई कि हमारा भी नाम कर रही है बेटी। वजह जरा सा आपने जानने की तो कोशिश की होगी, आप ताऊ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जब इतनी प्यारी बच्ची थी तब? आपको कोई बात नहीं बताता तो आप कैसे मेरे डंडा चढ़ाओगे क्या? जब हमें बताते नहीं, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसके कान पे 2 मारूं यहीं पर। बहुत गुस्सा था जब पता चला कि इसने ये हरकत कर दी है। फिर मेरे पैरों में पड़ गया, भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर जब आप लोग पुलिस स्टेशन गए तो वहां पर उनका क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा कि मेरे से हुई है और ऐसी रिपोर्ट बनाओ जो मेरे को फांसी मिल जाए।